नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके लिए जीके जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस क्लास को देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण डिस्कस करेंगे कि अर्थव्यवस्था को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। आज की क्लास से 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी आप सबके पास टाइम है। आपको लग रहा होगा कि नहीं पता नहीं एग्जाम कब होगा, कब डेट आएगी, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। क्योंकि आप जब इस टाइम पे मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, उन्हें अभी ध्यान ही नहीं है। वो 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे कि अच्छा अब हमें तैयारी करनी है, हमें आरओ की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है। उन सबसे आप आगे बस लगातार मेहनत करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिवाइड करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहले हम देखते हैं किसी दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर। दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अगर हमें किसी दूसरे देश से संबंध है तो दूसरे देश से संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 पार्ट में होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से जहां आयात और निर्यात दोनों चीजें हो रही हो, तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से होता है जहां आयात और निर्यात ना हो रहा हो, अर्थात बंद हो। तो यहाँ पे मेन बात क्या होती है, आयात। अब आपको समझना होगा आयात का मतलब क्या होता है और निर्यात का मतलब क्या होता है। भाई हमें अगर बिजनेस करना है तो हमें कुछ चीजें सामान मंगानी भी पड़ेगी और कुछ सामान भेजना भी पड़ेगा। तो आयात, अगर हम अपने यहाँ पे कोई भी सामान मंगा रहे, आयात का मतलब होता है आता। अगर हम दूसरे देश से अपने यहाँ पे सामान मंगा रहे तो क्या होता है, आयात। निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है जब हम अपने देश से कुछ सामान कहीं भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। क्लियर। अब एक बात बताइएगा कि हमें लाभ कब होगा, जब आयात ज्यादा करेंगे कि निर्यात ज्यादा करेंगे, किस स्थिति में हमें लाभ होगा। देखिए हमें लाभ तब होगा जब निर्यात अधिक करेंगे, जब हम दूसरे देश को अपना सामान बेचेंगे ज्यादा, तभी तो हमें लाभ होगा कि नहीं होगा। जब दूसरे देश से सामान मंगा रहे होंगे तब हमें क्या होगा, तब तो हमें लॉस होगा। तो अभी इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, अभी की करंट की रिपोर्ट है। इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है चीन। चीन के बाद किसका स्थान आता है, यूएसए का। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, चीन के साथ हम कैसे हैं, चीन के साथ हम हानि में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। जबकि यूएसए के साथ हमारा व्यापार कैसा है, यूएसए के साथ हमारा व्यापार लाभ का चल रहा है। अब यूएसए के साथ हमारा व्यापार लाभ का चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि भाई लाभ हमें कब होगा, जब हम निर्यात ज्यादा कर रहे होंगे। तो यूएसए के साथ क्या होता है, यूएसए के साथ हम निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। जबकि चीन के साथ क्या है, चीन के साथ हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था समझ में आई कि नहीं है। दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 तरह की होती है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने 1982 में एक बैंक की स्थापना की थी। कौन सी बैंक की स्थापना की थी, आयात निर्यात बैंक, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। उसका उद्देश्य क्या था, आयात निर्यात को बढ़ावा देना। 1982 में हमने एक और बैंक की स्थापना की थी, कौन सी बैंक की थी, 12 जुलाई 1982 को हमने नाबार्ड की स्थापना की थी। 12 जुलाई 1982 को हमने क्या किया था, नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है, कृषि का विकास करता है। नाबार्ड की स्थापना एक समिति की अनुशंसा पर की गई थी।
कौन सी समिति? शिव-रमन समिति की अनुशंसा पर हमने नाबार्ड की स्थापना की थी। कब की थी? 12 जुलाई 1982 को। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं है? दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पे क्या हो रहा? आयात और निर्यात दोनों। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से होता है जहां पे आयात और निर्यात ना हो। विश्व के अधिकांश देश क्या है? खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पहले नॉर्थ कोरिया क्या था? आंशिक रूप से बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने भी क्या कर दिया? आयात और निर्यात को स्टार्ट कर दिया। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार। पहले हमने पढ़ा दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार के मतलब क्या होता है कि भाई इस अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल है। इस आधार पर अर्थव्यवस्था को हमने क्या कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड किया कि भाई अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल है। इस आधार पे हमने अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगली होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नेक्स्ट क्या होती है? हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को हमने क्या कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? अच्छा, इंडियन की आदत क्या होती है? जब शादी पार्टी में जाते हैं ना, हम मीठा नमकीन सब कुछ थाली में भरने की कोशिश करते हैं, कुछ छूट ना जाए। वही हाल हमने किया। हमने पूंजीवादी और समाजवादी को मिलाकर अपने यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो चलिए पूंजीवादी वाले के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक वही है जो हमारी अर्थव्यवस्था के जनक है, एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका होता है? इसमें जो नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर का होता है। अब आप सोचिएगा, देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। आप एक कंपनी के बारे में सोचिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें लोगों का कल्याण करना है, लोगों को बहुत भला करना है। अंबानी ने जब पहले जियो फ्री में दिया था, क्या अंबानी के ऐसा उद्देश्य था कि हमें लोगों का कल्याण करना है, लोगों को भला करना है? नहीं, उनका उद्देश्य था कि हमें लाभ कमाना है। उनकी पहली स्कीम थी। तो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें मुख्य रूप से लाभ कमाना है। और यहाँ पे सरकार का क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता। जैसे आपके यहाँ पे कोई भी पब्लिक स्कूल होगा या प्राइवेट स्कूल होगा, तो प्राइवेट स्कूल में वही होता है ना जो मोस्टली वहाँ का मैनेजमेंट चाहता है। तो यहाँ पे कौन सी नीति लागू होती है? तो यहाँ पे आपकी हस्तक्षेप की नीति लागू होती है। और प्राइवेट जॉब के लिए क्या होता है? कंपटीशन बहुत होता है। अब किसी प्राइवेट संस्थान में हो, वहाँ के एम्प्लॉय क्या होते हैं? आपस में बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि उनका एक होता है कि भाई इतना टारगेट पूरा करना है तो आपको इतना बोनस मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। जैसे आप सब्जी लेने जाइए मार्केट में, अब सब्जी बेचने के लिए क्या हो? आलू वाले 10 हैं, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग प्राइस लगाएंगे कि भाई आलू वाले 10 खड़े हैं बेचने के लिए, खरीदने आप गए। अब एक ऐसे जगह जाइए जहाँ खरीदने वाले 10 हैं और बेचने वाले 1 है, तो क्या कर देगा? जितने प्राइस लगा देगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब 10 बेचने वाले हैं, खरीदने वाले 1 है, तो उसमें क्या होगा? आपस में कंपटीशन होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अधिक होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? अब हम पढ़ते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स आपके सोवियत संघ रूस के निवासी थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई लोगों का कल्याण करना। अब जब लोगों का कल्याण करना मुख्य उद्देश्य होगा, तो यहाँ पे जो संसाधन होंगे उसका वितरण कैसा होता है? तो हमें कोशिश क्या करते हैं? संसाधनों का समान रूप से वितरण।
तो यहाँ पे संसाधन का कैसा होता है, समान वितरण होता है, क्योंकि भाई उद्देश्य क्या होता है कि भाई सबको लाभ मिले, सबका कल्याण हो। तो यहाँ पे संसाधनों का कैसा वितरण होगा, समान वितरण होता है। इसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कम होती है। ये आपकी क्या हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है, इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने कुछ चीजें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए ली, कुछ चीजें हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए ली, दोनों को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का विकास किया। वो अर्थव्यवस्था कौन सी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, कीन्स। कीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण करते हैं। जब हमें आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण करना है तो यहाँ पे आर्थिक नियोजन की बात आती है। हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है कि भाई हमें आर्थिक नियोजन करना है, हमें प्लानिंग करनी है। तो आर्थिक नियोजन प्लानिंग की बात किस अर्थव्यवस्था में आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है, इसमें नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर का। इसमें किसका नियंत्रण होता है, इसमें नियंत्रण होता है आपके पब्लिक सेक्टर का। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का नियंत्रण होता है। आवश्यकता के अनुसार इसके लिए नीतियों का निर्माण होता है, इनके लिए क्या होता है, नियम कानून का निर्माण किया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ओके। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ओके। इसके अलावा बहुत जल्द आप सबकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की, बाकी अदर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, आपको इकोनॉमिक्स इजी लगेगी। मैं आगे के टॉपिक और भी इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला हमने पढ़ा दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर। नेक्स्ट हमने पढ़ा नियंत्रण के आधार पर। अब हम पढ़ लेते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास, अभी हम विकास शब्द आपने अक्सर सुना होगा। हम कहते हैं ना भाई जब विकास होगा तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। 10 साल गुजर गए, हम अच्छे दिन का इंतजार करते करते, अच्छे दिन तो आए नहीं। विकास कौन सी चिड़िया का नाम है भाई। हम कहते हैं कि भाई हमारे शहर में तो कोई विकास नहीं हुआ, हमारे देश में तो कोई विकास नहीं हुआ। तो इस विकास का मापन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यही बात समझते हैं। तो इस विकास के मापन के 4 चर होते हैं। पहला चर क्या होता है, औद्योगिकीकरण। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार किस स्थिति में किसी भी देश को विकासशील, विकसित या अविकसित देश कहते हैं। सबसे पहला वहां पे औद्योगिकीकरण हो चुका हो। दूसरा क्या हो, वहां पे आधारभूत संरचना अच्छी हो। क्या होनी चाहिए भाई, वहां की जो आधारभूत संरचना है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, औद्योगिकीकरण, आधारभूत संरचना होनी चाहिए। इसके साथ वहां की प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए। इन सब आधार पे क्या होता है, विकास का मापन करते हैं। अगला क्या होता है, वहां पे साक्षरता होनी चाहिए। इन 4 आधार पे हम विकास का मापन करते हैं। औद्योगिकीकरण मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल होना चाहिए। जब वहां पे इंडस्ट्री होंगी, नगरीकरण हो रहा होगा, तो वहां पे लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा। जब रोजगार का साधन मिलेगा तभी तो लोगों का विकास हो पाएगा ना। जब तक लोगों के पास काम नहीं होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो जब वो अपना विकास नहीं कर पा रहे तो अपनी फैमिली का कैसे कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज वहां पे औद्योगिकीकरण होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आज आपको क्या करना है, चीनी बनानी है। अब चीनी बनाने के लिए अगर आप 10 साल पुरानी प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या आप मार्केट में रह पाएंगे, नहीं। तो एक तो आपको नवीनतम टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई नवीनतम तकनीक क्या है, औद्योगिकीकरण में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करना है। आज जब दुनिया जा रही है इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ, आप 20 साल पुरानी डीजल गाड़ी चला रहे हैं, 50 साल पुराने रथ लेके आएंगे, कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। भाई समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी आधारभूत संरचना। अब आपने कहा कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ब्रेड बनाने का कारखाना खोलूंगा। अब आपने कहा ओके, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, ब्रेड बनाने का कारखाना खोल रहा हूँ। अब ब्रेड बनाने का कारखाना आप यहाँ खोलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी प्रॉपर रोड नहीं है। रोड नहीं है तो कोई गाड़ी नहीं आ पा रही जो आपके ब्रेड को लेके मार्केट में बेच जाए।
या मार्केट से आपको सामान नहीं आ पा रहे, तो फिर जब अगर आधारभूत संरचना अच्छी नहीं है, आपके पास यातायात का अच्छा साधन नहीं है, आपके पास अच्छी संरचना नहीं है, आपके पास वाहन नहीं है, अगर आधारभूत संरचना नहीं होगी तब भी विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये भी विकास के मापन के आधार होते हैं। अगला प्रतिव्यक्ति आय। भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई भी लाभ कमा रहे हैं, अगर आपको आय नहीं हो रही, काम कर रहे हैं, आय नहीं हो रही है, तो आपको उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। भाई आज कोई कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी तो उद्देश्य है ना कि आपकी जॉब लगे, जॉब लगे तो आपकी आय में वृद्धि हो, आपको आय मिले। तो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या होता है? आय। तो उस देश की क्या होनी चाहिए? प्रतिव्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा साक्षरता, वहां की साक्षरता अच्छी होनी चाहिए। ये चारों आधार क्या होते हैं? विकास का मापन करते हैं। तो विकास के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहली अर्थव्यवस्था होती है आपकी विकसित, नेक्स्ट होती है आपकी विकासशील, और अगली होती है अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जहां पे विकास के चारों आधारों पर पूर्ण रूप से विकास हो चुका है। और इसके बाद क्या होता है? विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है जहां पे इन चारों आधारों का कुछ स्तर तक तो विकास हो चुका है, लेकिन कुछ स्तर तक अभी विकास होना बाकी है। नेक्स्ट क्या होती है? अविकसित, जहां पे विकास के सभी आधारों पर विकास होना भी बहुत हद तक बाकी है। जैसे यूएसए हो गया, चीन हो गया, ये यूएसए हो गया, आपका चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कैसी विकसित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर औद्योगिकरण बहुत अच्छा है, यहाँ की तकनीकी बहुत अच्छी है, आधारभूत संरचनाएं बहुत अच्छी हैं, प्रवृत्ति आय बहुत अच्छी है, साक्षरता बहुत अच्छी है, तकनीकी बहुत अच्छी है। तो ये देश कैसे आते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इंडिया, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल हो रहा है, हमारे यहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, हम नई नई तकनीकों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हम अपने आधारभूत संरचना, रोड पे, बिजली पे, सड़क पे, इन सब पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें और काम करने की जरूरत है। मतलब विकास के कुछ आधार तो हमने पूरे कर लिए, लेकिन कुछ और पर काम करने की जरूरत है। तो कैसी होती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। इंडिया कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है? तो इंडिया आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है। अविकसित, जहाँ पे भी बहुत काम करने की जरूरत है, जैसे अफ्रीका वगैरह के देश, वहां पे भी बहुत काम करने की जरूरत है, वो कैसे आते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो आप बताइए इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली है। नियंत्रण के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? नियंत्रण के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विकास के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकास के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इंडिया कैसा है? खुली अर्थव्यवस्था, अर्थात हम आयात और निर्यात दोनों चीजें करते हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता से। कलकत्ता से आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई का स्थानांतरित किया गया। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। ओके, इंडिया की में कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित, अर्थात हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण होता है। विकासशील, विकास के 4 आधारों पर हमने कुछ हद तक काम कर लिया है, कुछ हद तक हमें काम करने की जरूरत है। तो आज की क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में डिस्कस किया। आपको कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में मैंने आपसे पढ़ाया था धन क्या होता है, वित्त क्या होती है, पूंजी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। उसमें कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए।